Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. This is Ahmed Ishfaq and you are watching my YouTube channel ISPCC Learning, where you enjoy learning the concepts of physics in a simple way. तो आज मैं क्लास 11th और नीट स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही पावरफुल टूल है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कहाँ पे ये यूज होता है, वही आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी साफ साफ में एक ही बात कहता है, लाइक एड्स लाइक, लाइक सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम लाइक। ये आप मेरी बात याद रखिए। तो वो क्या होता है मैं आपको समझा दूं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन है, कोई फार्मूला है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फार्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे को पता होगी ये वाली फार्मूला, एंड यू नो वेरी वेल इट इज डिस्प्लेसमेंट एंड U इज इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम एंड A इज एक्सेलरेशन। सही बात है। सो ये एक फिजिकल रिलेशन है। तो ये कह रहा है कि अगर ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, क्या है करेक्ट, हाँ, जबकि ये करेक्ट है, तो ये कह रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए, इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इसकी क्या कंडीशन है। वो ये कहता है कि इस फार्मूला में, इस फिजिकल रिलेशन में आप देखिए कितने टर्म्स हैं। तो अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको दो टर्म्स मिल रही है, एक है UT और दूसरी है 1/2 AT स्क्वायर। तो दो टर्म्स है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टर्म है दैट इज S, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल अगर हम इस फॉर्मूला में देखेंगे, ओवरऑल हमारे पास कितनी टर्म्स यहां बनती है, 3 टर्म्स। तो ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला, ये फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली तब करेक्ट होगी, डायमेंशनली तब करेक्ट होगी जब हर किसी टर्म जितनी भी टर्म्स यहां पर है, यहां 3 टर्म्स है, हर किसी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। बस दैट इज इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। होमो मींस सेम। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जितने भी टर्म्स यूज हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर किसी के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो जब भी वो सेम होंगे तो ये फिजिकल रिलेशन अगर पहले से ही करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होती है। और डायमेंशनली करेक्ट कब होती है, जब हर किसी के डायमेंशन सेम होंगी। तो इसका मतलब यह है कि जो डायमेंशनल फार्मूला होगी S की, वही होगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ UT की, और वही होगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/2 AT स्क्वायर की। अगर आप देखेंगे आपको ये क्लियर होगा। अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, मतलब ये और ये दो क्या हो रहे, ऐड। ये कह रहा है लाइक एड्स लाइक। अगर ये और ये ऐड हो रहे हैं तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तब जाके ये ऐड होंगे। तो डायमेंशंस का मतलब सेम, मतलब का यही है। डायमेंशंस अगर सेम है तो इसके डायमेंशन जो है वो इसके होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी निकली या डिस्प्लेसमेंट निकली, ये भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ही निकलनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई मैं कह रहा था पहले से ही कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ नहीं कहता, ये कहता है लाइक एड्स लाइक। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट होनी ही चाहिए, ये वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये फोर्स है, ये भी फोर्स ही होना चाहिए। आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, ये सीधी सी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं 3 बनाना माइनस 2 बनाना, आप बोलेंगे 1 बनाना। बट अगर मैं आपको बोलूं 3 बनाना माइनस 2 ऑरेंजेस, आप बोलेंगे 3 बनाना माइनस 2 ऑरेंजेस। तो लाइक एड्स या लाइक सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम लाइक। अगर लाइक क्वांटिटीज नहीं है, उनका एडिशन नहीं हो रहा है, उनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये चीज याद रखें। वही ये भी कहता है। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यू नो वेरी वेल, इसका यूनिट है मीटर, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी L1। ठीक है, M0 L1 T0, हम L1 ही लिखेंगे, बाकी के साथ हमें कुछ नहीं है। तो U इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब LT-1। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है दैट इज LT-1। और T क्या है, टाइम, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला है T1। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1/2 की, इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 है क्योंकि इसके डायमेंशन 0 है। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 है। तो A एक्सेलरेशन इसका क्या है, LT-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गया LT-2। और T का क्या हो गया, इसका हो गया T, बट ये T स्क्वायर है तो ये बनेगा T स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो पहले वाली टर्म की डायमेंशन क्या बने, L1। तो अगर आप यहां देखेंगे तो L1 बना, तो T-1 T+1 हो गया, T raised to power 0, T raised to power 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो UT है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या निकली, L1।
तो अगर आप 1/2 ए टी स्क्वायर देखेंगे तो एल ही लिखेंगे L1 t माइनस 2 t प्लस 2, तो वो हो गया t रेज पावर 0 एंड t रेज पावर 0 इज 1. सो इसका मतलब ये कि 1/2 ए टी स्क्वायर की जो डायमेंशनल फार्मूला दैट इज L1 और ut की जो है दैट इज L1, तो डिस्प्लेसमेंट की जो है L1. तो इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों यहां पर क्या है, ये कुछ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट्स है. ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है. वही मैं कह रहा था, लाइक एंड लाइक, डिस्प्लेसमेंट इज एडेड टू डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्प्लेसमेंट इज एडेड टू वेलोसिटी. समझ में आया? ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो यहां पर क्लियर भी हो रहा है कि ये फार्मूला जो है इसके हर किसी टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए. ठीक है, तब जाके ये करेक्ट होगी. अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो फार्मूला ही गलत है, ये चीज याद रखिएगा. चलो अब इस पे थोड़ा बहुत, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इस पे थोड़ा बहुत टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो क्या हम वो कर पाएंगे. ये कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम टी इज, एक पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस जो टी टाइम में ट्रेवल करता है तो वो कितनी दी गई है, दैट इज x इज इक्वल टू क्या है ये a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब. ये हमारे पास एक फार्मूला है. तो इफ दिस इज फार्मूला, इसके मुताबिक एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रही है. तो आपने यहां पर ये पूछ रहा है कि बताइए ए बी सी और डी के डायमेंशन क्या है. टी तो टाइम है और एक्स जो है दैट इज डिस्टेंस. यही तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नहीं है. तो अब सीधी सी बात है, अगर हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अगर मैं यहां पर क्या करूं अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या है कहता है, वो कहता है लाइक एंड लाइक. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट. यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है. तो एक्स की जो डायमेंशनल फार्मूला है वही किसकी होनी चाहिए, ए की, और वही किसकी होनी चाहिए, बी टी की, वही किसकी होनी चाहिए, सी टी स्क्वायर की, और वही डायमेंशनल फार्मूला किसकी होनी चाहिए, डी टी क्यूब की. क्लियर? तो यही होना चाहिए. तो आप कहीं पे भी ले लो, तो हमें ए की डायमेंशनल फार्मूला निकालनी है. तो मुझे लगता है कि ए की डायमेंशनल फार्मूला पता चल गई. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सो दैट इज L1. तो एक चीज आपको पता चल गया कि ए की जो डायमेंशनल फार्मूला, जो डायमेंशन है दैट इज 1 इन लेंथ, यानी कि L1. तो अगर आप बीटी देखेंगे, बीटी के भी क्या होंगे, जो ए के होंगे या जो एक्स के होंगे, तो एक्स के क्या है, L1. तो इसका मतलब है कि बीटी की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स के बराबर. एक्स की क्या है, L1 है कि नहीं है. हमें बी की चाहिए कि टी की, बी की, तो बी की डायमेंशनल फार्मूला जो निकलेगी, जो टी है वो इधर डिवाइड होगा तो ये बनेगा L1. तो डायमेंशनल फार्मूला टी वो हो गया T1, तो ये बनेगा L1 T माइनस 1. तो मुझे लगता है हो गया एक और क्लियर. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, क्या हो गया, LT माइनस 1. आगे चलते हैं, सी को देखते हैं. अब बेटा मुझे एक बात बता, सी टी स्क्वायर की जो डायमेंशनल फार्मूला वही एक्स की है, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला L1. तो L1 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसकी डायमेंशनल फार्मूला सी टी स्क्वायर के बराबर. तो यहां से डायमेंशनल फार्मूला अब सी जो निकलेगा वो निकलेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस एंड दैट इज L1. और ये टी स्क्वायर जो होगा ये इधर डिवाइड होगा. तो टी है टाइम, तो टाइम की डायमेंशनल फार्मूला टी, तो ये स्क्वायर है तो टी स्क्वायर. तो मुझे लगता है कि सी की भी डायमेंशनल फार्मूला पता चल गई. तो ये बन गया L1, ये T2 नीचे है तो ये ऊपर बनेगा T माइनस 2. समझ में आ रहा? सिंपल क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो अगर आप यहां पर एक और चीज देखेंगे, यहां पर मैं वो दिखाता हूं. तो ये जो डी टी क्यूब है इसकी भी वही डायमेंशनल फार्मूला जो एक्स की है एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो डी टी क्यूब की जो डायमेंशनल फार्मूला है वही एक्स की होनी चाहिए. एक्स की क्या है, L1, क्योंकि वो एक्स क्या है, डिस्टेंस. सो डी की क्या होगी डायमेंशनल फार्मूला, ये टी क्यूब इधर डिवाइड हो जाएगा तो L1 डिवाइडेड बाई टी क्यूब की डायमेंशनल फार्मूला. मुझे लगता है कि डायमेंशनल फार्मूला अब डी भी पता चल गया. इज इट L1? यस. तो टाइम की डायमेंशनल फार्मूला दैट इज T1, बट ये टी क्यूब है तो ये बनेगा टी क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो T माइनस 3. समझ में आ रहा है? तो इससे ये पता चला कि व्हेन वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हर किसी टर्म के सेम डायमेंशंस होंगे. अगर एक टर्म का डायमेंशंस पता है तो हर किसी का पता चल जाएगा. तो ए की डायमेंशनल फार्मूला L1 है, तो बी के डायमेंशनल फार्मूला है LT माइनस 1, सी के डायमेंशनल फार्मूला है LT माइनस 2 और डी के डायमेंशनल फार्मूला है LT माइनस 3. समझ में आया? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं.
तो अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो JEE हो चाहे वो नीट हो। तो क्या है क्वेश्चन, ये वान डर वाल्स इक्वेशन दी गई है कि वो कहता है कि P प्लस A बाई वी स्क्वायर, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू NRT। यहां पर एक मोल की बात हो रही है तो RT। ये है इक्वेशन हमारे सामने एंड दिस इज कॉल्ड वान डर वाल्स इक्वेशन। और यहां पर P जो है दैट इज प्रेशर, और V जो है दैट इज वॉल्यूम, A जो है दैट इज कांस्टेंट, V जो है दैट इज वॉल्यूम, B जो है दैट इज कांस्टेंट एंड R जो है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो है दैट इज टेंपरेचर। तो ये कह रहा है कि बताइए डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A और B के डायमेंशंस क्या होने चाहिए। कहीं पे मत देखो ये R के डायमेंशंस क्या है, गोली मार दो उसको, आप सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करो। वो क्या कहता है, लाइक एट लाइक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइक। मतलब कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का ऐड हो रहा है तो जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी वही ये भी होगी, क्योंकि ऐड जो होता है वो लाइक का होता है, यानी कि जो इसके डायमेंशंस होंगे वही इसके भी होंगे। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये वाली टर्म यहां पर है V माइनस बी, तो V है वॉल्यूम, तो B भी वॉल्यूम ही होना चाहिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब आप माइनस करेंगे यहां प्लस करेंगे तो जो टर्म होगी, जितनी भी टर्म्स, यहां पर दो टर्म्स दिख रही है ना, तो इसका मतलब कि जो V के डायमेंशंस होंगे वही B के भी होंगे। तो पहली बात यह कि हमें B का पता चल गया। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी the dimensional formula of V must be equal to the dimensional formula of B, क्योंकि ये दो टर्म्स है तो हर किसी टर्म के डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो V है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी L क्यूब। तो L क्यूब इसकी डायमेंशनल फार्मूला है और वही होगी डायमेंशनल फार्मूला B। तो आपके हवाले B हो गया कि B के डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, L क्यूब। अब क्या वजह, A। तो अगर आप देखेंगे ये P जो है इसको ऐड A नहीं हो रहा है, इसको ऐड क्या हो रहा है, A बाई वी स्क्वायर, A बाई वी स्क्वायर। तो यहां पर दो टर्म्स बन रही है, कौन कौन, P और A बाई वी स्क्वायर। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो P के डायमेंशंस होंगे, डायमेंशनल फार्मूला P, वो A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशनल फार्मूला होनी चाहिए। यह सबको समझ में आया कि नहीं, A को नहीं, A इज नॉट अ टर्म, A बाई वी स्क्वायर इज अ टर्म, इट इज अ टर्म, समझ में आ रहा। और इधर P टर्म है, क्या ये दो टर्म्स है, जो P के डायमेंशंस होंगे वही A बाई वी स्क्वायर की भी होंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, अगर आपको नहीं पता तो प्रेशर आप याद रखिए वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और फोर्स की आपको मुंह ज़बानी याद रखनी ही पड़ेगी, m1 l1t - 2, m1 l1t - 2, और A का जो है लेंथ एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, तो दैट इज L2। तो अगर आप देखेंगे ये हो गया m1 l1 गया, नीचे बचा L1, वो ऊपर जाएगा तो L - 1t - 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट, मुझे लगता है ये नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला क्या निकली, m1 l - 1t - 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर तो हो गया, फोर्स याद रखो बेटा, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला याद रखो। तो लगभग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आपने निकाला होगा उसमें फोर्स वन वे और अदर वे यूज होता ही है, तो इसलिए फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला मुंह ज़बानी याद रखो, m1 l1t - 2, ठीक है। तो अब प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला वो तो पता चल गया, क्या है वो, दैट इज m1 l - 1t - 2। हो गया ये क्लियर। तो ये वी स्क्वायर जो है ये इधर डिवाइड है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V वॉल्यूम क्या हो गया, L क्यूब, बट ये L क्यूब नहीं है, ये L क्यूब का स्क्वायर है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो वॉल्यूम का हो गया L क्यूब, बट ये L क्यूब का क्या है, स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सर आपने इसको ये मल्टीप्लाई क्यों किया, ये इधर डिवाइड है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उधर क्या बचा बेचारा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A आपके सामने। अब देखो ये हो गया m1 l - 1, बट यहां पर क्या है, L क्यूब का पावर। तो जब पावर को पावर होता है, एक और पावर तो पावर इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो ये L है तो ये 3 है और ये 2 है, 3 × 2 हो गया 6, तो ये बन गया L raised power 6, ये L raised power -1, बेसिस आर सेम, पावर साइड 6 - 1 दैट इज 5, तो इट विल बी L raised power 5, और ये क्या बचा, T raised power -2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट, A का भी पता चल गया, B का भी पता चल गया, कुछ ना किया, इवन हमें R की डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल पता नहीं थी।
हमने कुछ ना किया, हमने सिंपली यहां पर यूज क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है जो एक टर्म के डायमेंशन होंगे दूसरे टर्म के भी वही डायमेंशन होंगे। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता टर्म कैसे बनती है, टर्म बस प्लस और माइनस से बनती है। ये प्लस है ना तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये माइनस है ना ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। एक्चुअली यहां पर दूसरी टर्म जो है दैट इज माइनस बी, बट आप बोल दीजिए बी, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में ये चलेगा। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत इस पे होल्ड आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस्ड में पूछा गया था पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बता बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन। आप एक फार्मूला मान लीजिए, हाँ ये सही है। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये कहता है कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा ई रेज्ड पावर माइनस बीटा एक्स बाई ई। तो ये इसका पावर है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक फार्मूला दी गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वायर F इज फोर्स, F फोर्स है, M1 L1 T-2, सही है। X इज डिस्टेंस, तो X डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे। और E जो है दैट इज एनर्जी, E एनर्जी है। और बाकी जो अल्फा एंड बीटा जो बचा दैट आर कॉन्स्टेंट्स। और आपने अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशंस आप, पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं। कुछ चीजें आपने याद रखनी पड़ेगी, आपने एक चीज याद रखना पड़ेगा, नोट यहां पर मेंशन करिएगा। फर्स्ट नोट ये है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन छह में कोई भी, साइन नहीं, साइन थीटा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या लोगैरिथमिक फंक्शन हो, लॉग एक्स, समझ में आया, या ln एक्स, चाहे वो कॉमन लॉग हो, नेचुरल लॉग हो। तो लोगैरिथमिक फंक्शन, याद रखना मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लोगैरिथमिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, ई रेज्ड पावर समथिंग। इन सबों के जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं जीरो, यानी कि इनकी डायमेंशनल फार्मूला जो होती है, इनकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है, यानी कि M0 L0 T0 वही हो गया 1। मतलब इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, नो डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। इवन इनके ही नहीं, इनके आर्गुमेंट्स के भी। सर आर्गुमेंट मतलब बात समझना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, 1। मतलब कि इसके डायमेंशंस नहीं होते, जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं उसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है बेटा। ये मैंने क्लास में पढ़ाया आपको, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट द पावर, इट इज बेस प्लस रेज पावर, जो भी पावर होगा वो साथ करके, इंक्लूड करके। तो जब हम जीरोस डायमेंशन देते हैं इनके, तो R रेज पावर 0, M रेज पावर 0, T रेज पावर 0, तो वो तो 1 ही बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा। साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, 1। मतलब कि इसके डायमेंशन नहीं होते। अब मैंने एक और चीज बोला कि इनके ही नहीं, इनके एक आर्गुमेंट, इसके आर्गुमेंट मतलब जिस पे ये काम करते। साइन किस पे काम करता है, थीटा पे। तो एंगल जो है इसकी भी डायमेंशन नहीं होते, इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला 1 ही है। याद रखना मेरी बात, क्लियर हो गया। चाहे साइन पूरा थीटा ले लो, साइन थीटा लेके ले लो, ठीक है, या थीटा अकेला ले लो, दोनों के डायमेंशन नहीं होते, यानी कि दोनों की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, 1। इतना ही नहीं बेटा, अब लोगैरिथमिक फंक्शन ले लो। लोगैरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग ऑफ कुछ भी एक्स, यहां पर log ऑफ x यहां पर मैंने ले लिया। तो इस log x ये कोई नंबर देगा आपको, अगर आपको पता होगा कि log क्या देता है, ये पावर देता है बेटा। हाँ, तो log ऑफ x जो भी निकलेगा उसकी डायमेंशंस नहीं होंगे, तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, 1। ये चीज याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि log ऑफ x को ही डायमेंशनल फार्मूला 1 नहीं है, इवन x की भी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है। सर क्यों, क्योंकि log वेरिएबल पे काम नहीं करता। log जो है ये एक किस पे, ये फिजिकल क्वांटिटी पे काम नहीं करता, log किस पे काम करता है, नंबर पे। तो ये x कुछ नहीं है, ये नंबर है, और नंबर डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए उसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होगी, ठीक है। तो x जो है दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ log, ये चीज याद रखिए। log x ले लो पूरा, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1। इसका आर्गुमेंट ले लो, यानी कि x जिस पे काम कर रहा है उसकी भी डायमेंशनल फार्मूला 1, ये चीज याद रखिएगा। आई थिंक कि अब आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज्ड पावर x, तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज 1, इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है। इवन इसका आर्गुमेंट मतलब जिस पे ये काम करता है, ये पावर पे काम करता है, तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला x की होगी वो भी 1 होगी। गॉट इट और नॉट।
ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगैरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये सारे के सारे फंक्शंस उठा ले, ये तीनों के तीनों फंक्शंस उठा ले, इनकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है और इनके आर्गुमेंट्स की भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है 1। रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज भूलिएगा मत, इनकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है 1। और मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, दियर आर्गुमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स की जो डायमेंशनल फार्मूला होती है वो भी 1 ही होती है, यानी कि उनके भी डायमेंशंस नहीं होती। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। मतलब ये आपका एक बहुत बड़ा काम जो है वो बहुत कम टाइम में ये निपटा लेगा अगर आपको ये चीज याद है। तो मैंने नोट करके लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लोगैरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये डायमेंशनलेस होते हैं तो इनकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है। इनके आर्गुमेंट्स भी डायमेंशनलेस होते हैं तो मतलब उनकी भी डायमेंशंस क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, यानी कि उनकी डायमेंशनल फार्मूला 1। अब मुझे एक बात बता बेटा, इज ई एक्सपोनेंशियल? यस। तो इसका आर्गुमेंट क्या है? ये पूरा का पूरा इसका आर्गुमेंट है, अभी बोला था। तो इसका मतलब कि माइनस बीटा एक्स बाई ई, माइनस को मार गोली, माइनस पता है -1 है तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 है, गोली मार दी उसको। तो बीटा एक्स बाई ई, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी 1, क्योंकि ये आर्गुमेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसका मतलब है माइनस बीटा बाई ई की जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो क्या होगी बेटा 1। तो हम पहले यही लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा एक्स बाई ई वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी 1। इसके डायमेंशंस नहीं होते तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1। अब बात ये, बीटा की डायमेंशनल फार्मूला जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये ई की जो डायमेंशनल फार्मूला वो नीचे है तो वो उधर जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई, तो जो एक्स है वो इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, अब बेटा बात समझ ले। अब एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, जब जब यूनिट से मेजरमेंट में एनर्जी की बात होगी तो याद रखना वर्क की बात हो रही है। वर्क हो या एनर्जी, इनकी डायमेंशनल फार्मूला सेम है। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट का l1, तो मतलब एक l बढ़ेगा। तो फोर्स की क्या है m1 l1 t-2, तो एनर्जी का क्या हो गया है m1 l2 t-2। ये भी याद रखिए, अगर आपने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखा है, क्या रखा है याद, m1 l1 t-2, इज इट विजिबल? तो थोड़ा हाँ चलेगा। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स क्या है m1 l1 t-2, तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क हो या एनर्जी उसका क्या होता है m1 l1 नहीं l2, एक बढ़ा दो बस, बाकी सेम रख दो, ये चीज याद रखिएगा। तो वर्क हो एनर्जी तो इनका सेम यूनिट है जूल, तो इसका मतलब ये है कि इनकी डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगी, दैट इज m1 l2 t-2। ठीक है बेटा, तो नीचे क्या है x दिया गया कि दैट इज डिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी l1। तो यहां से एक l और एक l गया तो ऊपर बचा m1 l1 t-2। पता चल गया कि ये जो बीटा है ये कुछ नहीं है, इसकी वही डायमेंशन है जो फोर्स के हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द डायमेंशंस ऑफ द बीटा आर सेम एज दैट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वहां पर अगर उसने डायमेंशन नहीं कही है तो आपको ये पता है कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला ये किसकी है, फोर्स की, तो इसका मतलब कि बीटा के डायमेंशनल फार्मूला ये होगी और वो किसके है, वो फोर्स के है। ये भी हमने बता दिया, तो हो गया बीटा कंप्लीट। मुझे लगता है कि ये आप नोट करिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं इधर, ठीक है, तो नोट करिएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बीटा तो निकाल दिया, अब अल्फा निकालना है। देख बेटा, अब मुझे एक और बात बता, अभी तक हमने आर्गुमेंट की डायमेंशनल फार्मूला 1 रखी थी, क्योंकि हमें पता है कि आर्गुमेंट की डायमेंशनल फार्मूला 1 होती है प्रोवाइडेड द फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। अब मुझे एक बात बता, इज इट एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस होल? यस। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 तो गया, तो फोर्स की जो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगी वो किसके बराबर होगी, इधर जो टर्म बन रही है, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1। तो अब क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि उसकी क्या है 1, अभी अभी बोला था, नोट में लिखवाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी 1 और बाकी जो बचा वो ये है। तो इधर के डायमेंशन जो होंगे वो इधर के बराबर होने चाहिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। बीटा का तो हमने अभी अभी निकाला, किसका निकला था, बीटा का तो वही निकला था जो फोर्स का है, तो कोई बात नहीं है। तो फोर्स का तो हमें पता है, तो डायमेंशनल ऑफ फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि हमें अल्फा का चाहिए बट यहां अल्फा स्क्वायर है। फोर्स का क्या है
m1 l1 t माइनस 2। बीटा का क्या है, वही जो अभी निकाला था वो भी फोर्स के ही निकले थे, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, तो ये निकलेगा अल्फा स्क्वायर। अगर आप थोड़ा जान लेंगे इसको, तो जब हम इनको यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये वही है, ये भी वही है, तो इनका स्क्वायर बनेगा, वो स्क्वायर और रूट कटेगा, या उधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर कटेगा, तो अल्फा के भी डायमेंशंस वही निकलेंगे जो फोर्स के होंगे। देखिए फिर भी m2 क्योंकि 1 1 l2 t माइनस 4, ठीक है ना, तो विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो हमें अल्फा की चाहे तो स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट, और रूट किसको कैंसिल करेगा, स्क्वायर को, तो रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ये बचेगा m1, स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो l1, स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो -2। तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी भी बता सकते थे ये, बट अब मैंने ये खोल के कर दिया कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है अल्फा की वो है m1 l1 t -2। हमें पता चल गया कि जो अल्फा है इस फार्मूला में या बीटा है, दोनों के डायमेंशंस वही निकल रहे हैं जो फोर्स के निकल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। चलो आप इसको नोट करिएगा, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, तो देखो क्या है। ये वैसे डायरेक्ट 11th वालों को नहीं आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, अलबत्ता 12th वाले जो है या 12th पासिड स्टूडेंट जो है, या नीट या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे तो ये निकलना ही चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि आप हमें बताइए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी। देख बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 के डायमेंशनल फार्मूला जो 1 है वो तो मार दीजिए गोली उसको, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो ठीक, अगर नहीं पता तो फिर फंस गए आप। तो एप्सिलॉन नॉट पहले मुझे लगता है कि 12th वाले जितने भी होंगे उनको ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तक क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 c स्क्वायर n -1 m -2। तो ये आप यहां पर अगर यूज करेंगे तो जो यूनिट निकलेगा, वंस यू नो द यूनिट यू नो द डायमेंशनल फार्मूला। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि आपको यूनिट याद नहीं है, कोई मसला नहीं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये निकलेगा, इसकी डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स की तो m1 l1 t -2 है और चार्ज की है 80, तो उसका स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा। बट एप्सिलॉन नॉट यहां पर आपको परेशान कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्यों ना यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ये फार्मूला कहां पर यूज हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए। ये यूज हो रही है कैपेसिटर्स में। कहां पे, कैपेसिटर्स में, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर होता है, क्या होता है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये सारे के सारे बोलते हैं कि वो चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता है। वो कैपेसिटर का काम एक ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। वो एनर्जी को स्टोर करता है बाय होल्डिंग द चार्जेस। होल्ड करना और स्टोर करना ये अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। तो वो चार्जेस को होल्ड करके एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी स्टोर कहां होती है, इधर डाई इलेक्ट्रिक में, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर होती है, इतनी। तो इसका मतलब है कि ये जो यहां पर टर्म है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक बच्चे को पता होना चाहिए, 12th वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि ये एनर्जी डेंसिटी है। क्या है, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मुझे एक बात बता, अगर आपको ये वाला नहीं पता, वो वाला पता है, क्या आप निकाल पाएंगे इसको? सिंपल, क्योंकि आप क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमें पता है ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इधर का अगर नहीं पता, उधर का पता है, तो इधर का पता चल गया बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां यूज करेंगे तो हम E/V के डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E/V? E/V क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, हाँ फोर्स के, बट L का एक बढ़ाना पड़ेगा, m1 L2 t -2, ठीक है, और डिवाइड बाय V हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब का डायमेंशनल फार्मूला L3। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला जो निकलेगा दैट इज m1, स्क्वायर और स्क्वायर गया तो L1 नीचे बचा, तो ऊपर जाके L -1 t -2। गॉट इट? सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E/V। आप E/V मत बोलिए, आप बोलिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आया? वो यूज करके हमने इसका निकाला बाय द एड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आया? आई थिंक यू गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां पर एक और क्वेश्चन है, तब तक आप इसको मतलब पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा,
थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। क्या कह रहा है? ए क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, ठीक है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट एल, सॉरी एप्सिलॉन नॉट एल इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसके लिए तो कुछ नहीं चलेगा बेटा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एल जो है दैट इज लेंथ, और डेल्टा वी जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा टी जो है दैट इज टाइम इंटरवल। ये कहता है कि बताइए इस एक्स के डायमेंशंस किसके होंगे। नीचे दिया गया रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, चार्ज। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालनी है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगी तो यूनिट पता चलेगा। जब यूनिट पता चलेगा तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे निकाल सकते हैं? अभी भी अगर हम पीछे देखेंगे तो वहां से भी निकल सकता है, ये समझ में आया? अगर आप देखेंगे मैं वहां से भी निकाल सकता हूं इसको, मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने देखा कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जो डायमेंशनल फार्मूला निकली, व्हाट इज दैट? दैट इज अभी हमने निकाला था, दैट इज m1 l-1 t-2, यही शायद निकला था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ई स्क्वायर को इधर डिवाइड करो और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस पता चल गए, तो वो आप यहां यूज कर सकते हैं। बाकी का तो पता है। अगर आपको वो भी नहीं पता, फिर आपको इसका तो वैल्यू पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 c स्क्वायर n-1 m-2। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये इनको याद रखना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो 12th वाले स्टूडेंट है या 12th पास स्टूडेंट है, उनको ये वैल्यू मोज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट लेके, यूनिट भी याद रखिएगा तो बहुत मेहरबानी है आपकी। फिर तो यूनिट क्या है? c स्क्वायर n-1 m-2। c क्या है? कूलम, कूलम मतलब चार्ज, न्यूटन, न्यूटन फोर्स, m मीटर मतलब लेंथ, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट पता है तो आप इसका निकाल पाएंगे। तो मुझे बताओ x का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकलेगा? मुझे लगता है कि पहले हम यूनिट लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो फिर आया लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। अब देखिए हम कितना सिंपल इसको करेंगे। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम। तो यहां लिखेंगे जूल पर कूलम। ये हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। टी डिवाइड है तो टी डिवाइड है तो मतलब नीचे क्या होगा? 1 बाई, नीचे क्या होगा? सेकंड। समझ में आया? यूनिट आपको पता है ना, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला आ गई। तो बता डायमेंशनल फार्मूला क्या निकलेगी? देख बेटा ये सी और एक सी गया, ठीक है कि नहीं है? अब मुझे बता 1 मीटर और 1 मीटर भी गया तो यहां बचा m-1, यहां क्या बचा? सी, सी हो गया कूलम, कूलम हो गया चार्ज, चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला 80। तो चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला A1T1, ठीक है। हो गया ये। n न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2, बट इसका पावर है माइनस, तो जो ये इधर प्लस होगा वो माइनस बनेगा और जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं इधर, इधर बचा मीटर -1 है ना, तो वो हो गया l-1 क्योंकि एक इसके साथ गया तो एक m-1 बचा। तो m यहां मास नहीं है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ -1। जूल, जूल हो गया एनर्जी, तो वो पता है m1 l2 t-2, अभी 2-3 बार यूज किया जूल। तो सेकंड जो होगा नीचे दैट इज t1। अब मुझे बताओ ये होगी फाइनल डायमेंशनल फार्मूला। अगर आप यहां पर देखेंगे मुझे लगता है इट इज l-1 है कि नहीं है? इट इज l-1, तो ये तो हो गए l-2, ये हो गया l2, ये l-1, l-1 हो गया l-2 और l+2 गया क्योंकि l रेज पावर -2, l रेज पावर +2 हो गया, l रेज पावर 0, l रेज पावर 0 हो गया 1, दैट गॉट किल्ड। सो m1 m-1, तो m-1 एंड m+1 गया किल। क्यों? m रेज पावर -1 +1 हो गया, m रेज पावर 0, m रेज पावर 0 हो गया 1, ठीक है। तो t1 और t1 इधर गया, देखो यहां सब कट रहा है, तो t1 और t1 भी गया किल। तो बचा क्या इधर? अगर आप देखेंगे यहां t+2 है, यहां t-2 है, तो ये भी गया किल। अब बचा इधर मुझे लगता कि बस a बच गया, A फॉर एप्पल, A फॉर करंट, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इट इज द डायमेंशनल फार्मूला। ये किसकी है? ए, एम्पियर मतलब करंट। तो इसका मतलब कि ये कुछ नहीं है, ये सिंपली एक करंट होनी चाहिए। ये JEE एडवांस में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं आते हैं, ठीक है। बट अगर खतरनाक आएंगे भी तो फिर इस प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए क्योंकि जो JEE की प्रिपरेशन करता है तो उस बेचारे को तो ये वैल्यू सब पता है, इनके यूनिट्स वगैरह सब पता है, ठीक है। तो हमने यूनिट्स को यूज़ करके हमने इसके
की डायमेंशन फार्मूला निकाली और डायमेंशन फार्मूला लास्ट में ए निकला, तो ए किसकी है, ए है एम्पियर मतलब करंट की, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, चार्ज, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।